गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जेएल प्रयोजन क्लासेस। आज हम लोग फिज़िक्स के लिए क्लासेस करेंगे, मतलब पीजीटी फिज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है अब। तो हम लोग पीजीटी फिज़िक्स में पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कोई एक टॉपिक आज स्टार्ट भी करेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या क्या सिलेबस है हमारे झारखंड का जो पीजीटी फिज़िक्स का क्लास होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट फिज़िक्स के लिए। तो अगर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो ये देख लिया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फिज़िक्स के लिए। तो अगर हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लें तो जो फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है ये मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स जो होता है आपका, इसमें क्या है ना, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग सिर्फ मैकेनिक्स पढ़े तो इसमें कम से कम 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो टॉपिक्स पे बुक है, तो बहुत कुछ है। तो इसमें मैकेनिक्स में एक एक चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ लॉज, इम्पैक्ट पैरामीटर, तो ये सारी चीज़ देखेंगे हम लोग। और बाकी जो आप लोग नॉर्मली जानते हो तो सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे, कवर करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग आखिर पढ़ें क्या, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि कौन सा बुक फॉलो करना सही रहेगा, तो अगर हम लोग बात करें तो जैसे बोलें कि सारे टॉपिक, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें टॉपिक्स बहुत सारे, जैसे थर्मल फिज़िक्स भी है। तो थर्मल फिज़िक्स में भी हम लोग क्या ना, अगर चाहे तो 3 बुक तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा बात कर लें वेव ऑसिलेशंस वगैरह, ये सब से भी हम लोगों को बहुत सारे बुक्स, मतलब बहुत सारे, कम से कम 3 बुक इसके लिए रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी देख लें तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ है इसमें। हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में देखें तो इसमें भी काफ़ी कुछ है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्लियर। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इसको थोड़ा सा कम किया जाए, मॉडर्न फिज़िक्स भी है अपना। मॉडर्न फिज़िक्स में भी हम लोग सारे कुछ चीज़ों को देख लेंगे, डील कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। अब इस चीज़ को पढ़ने के लिए देखिए क्या होता है कि किस तरीके से पढ़ा जाए। तो अगर हम लोग बात कर लें तो होता क्या है ना, जैसे अगर हम लोग पीजीटी फिज़िक्स के लिए बोलें तो इसके लिए बुक जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए, तो एक तो हम लोग को बेसिक तो हम लोग को पता ही है, बेसिक के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना रहता है। तो आप एनसीईआरटी को तो फॉलो करो ही। एनसीईआरटी का जो भी बुक है 11-12 का, उसको आप एक बार देख लो, उसको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहने जा रहा है इस बार, तो देखिए क्या है ना, जैसे जनरली सब लोग क्या है ना न्यूमेरिकल्स बनाते रहते हैं, तो सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने से नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो लगभग आपका 80% तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 20% न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो 80% जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा सटीक कह सकते हैं, जो हम लोग फॉलो करते हैं या पढ़ सकते हैं, वो होगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स, जिसको आप लोग बहुत पॉपुलरली जानते हो, एस सी वर्मा। तो एस सी वर्मा बुक भी पढ़ना सही है। तो एस सी वर्मा के लिए आप क्या कर सकते हो कि एस सी वर्मा जो बुक होता है, तो इसमें क्या है ना, आप देखे होंगे इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइजेज होता है, एग्जाम्पल भी होता है। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल ज़्यादा रहती है उस चीज़ में, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उसमें रहेगा। लेकिन आपको क्या है ना, ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, खास करके ऑब्जेक्टिव 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एस सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, क्लियर। तो क्या बोले कि एस सी वर्मा पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही रहे हो, एस सी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सब देखेंगे, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हम लोग ये इस सेशन में, मतलब कि यहाँ पे जेएल प्रयोजन के क्लासेस में ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, क्लियर। तो आज हम लोग कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो पहले टॉपिक का क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर। तो अगर हम लोग आज बात कर लें तो कोई भी एक टॉपिक हम लोग आज ले लेते हैं ये सिलेबस के अकॉर्डिंग में। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही आज स्टार्ट कर लेते हैं और इसके एकदम स्टार्ट से सब कुछ पढ़ते चलेंगे, क्लियर, एकदम आराम से। देखिए क्या है ना, हर चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, वही सारी चीज़ों को हम लोग को डिस्कस करना है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करना है,
ठीक है। तो हर चीज़ को स्टार्टिंग से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके उसको हर चीज़ को पढ़ते चलना, ठीक है। तो अगर आपका वो कवर है तो भी उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, और अगर पता नहीं है तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ को देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम लोग स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से ही कूलम्ब्स लॉ वगैरह पढ़ना है हमको, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में बात कर लें कि आखिर ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है कि ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। तो आखिर ये कैसे पढ़ेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तब हम लोग उसको इंटरेक्ट करा पाएंगे कि आखिर ये चार्जेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, एक तरह का प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, कह सकते हैं जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि हम लोगों को तो पता ही है कि हर चीज़ क्या है ना, एटम से बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक। तो ये सारे परमाणु जो होते हैं तो उसकी वो भी क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे कोई भी एटम किस चीज़ का बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने हुए हैं। तो वो सारे जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, और उसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। यानी सब में कुछ ना कुछ गुण है, ठीक है। जैसे हर कोई, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी की हाइट बहुत कम है, तो वो सब भी एक तरह का गुण ही होता है। तो वैसे ही सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में भी गुण होते हैं। तो उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, और भी काफ़ी कुछ होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, ये सब। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या है ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसके अंदर गुण तो है, जैसे कि ये बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना जनरली, कि इलेक्ट्रॉन्स का गुण क्या है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का गुण है कि वो नेगेटिव होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का गुण क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव है मतलब यही तो प्रॉपर्टीज़ है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, उसी को चार्ज कहता है। या फिर जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन का गुण क्या है कि वो पॉजिटिव है। यानी कि हम लोग ये पढ़ना चाह रहे हैं कि सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो इसी के कारण, इसी गुण के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कोई एक है जिसका पॉजिटिव गुण है, दूसरा का पॉजिटिव गुण है, तो दोनों कैसे करते हैं, सिंपली बहुत सारे पता है, सारे रिपेल करते रहते हैं। अगर दोनों क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग क्या कह रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो सबको पता है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स में एक तरह का गुण होता है, एक तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है। उसी प्रॉपर्टी के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर है। अगर ये गुण नहीं होगा तो वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, रिपेल करना है या अट्रैक्ट करना है। तो ये सब चीज़ें चार्ज के बारे में होती है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग समझे कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो चार्ज होते हैं, ठीक है, तो ये चार्ज आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे हैं। जैसे चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, चाहे कैपिटल हो जाए या फिर स्मॉल हो जाए, तो उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब चार्ज आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट भी करते हैं।
कैसे मिलेंगे, रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब कूलम की बात आती है, तो अब कूलम्स लॉ का अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स का जो कह सकते हैं लॉ है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है, कि आखिर ये चार्जेस जो होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उसी से रिलेटेड ये लॉ दिया गया। तो अगर हम लोग कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट देख लें, ठीक है, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बड़ा सिंपल सा, क्या बड़ा सिंपल सा हम लोग पढ़ते रहते हैं कि दो चार्जेस हैं, एक ये और एक ये। दो चार्ज को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने का मतलब अगर दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस है, दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है, वन इज़ पॉजिटिव अनदर वन इज़ नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो अगर ये कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं ना, रिपेल करने के लिए दोनों क्या करें, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दूर जाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इसी के बारे में कूलम्स ने बताया और इसने दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट है इसका कि जो फोर्स होगा दोनों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of their charges, यानी उनका जो चार्ज है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्जेस के। तो वही चीज़ हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी अगर दो चार्ज है, एक चार्ज का वैल्यू है Q1, दूसरे का वैल्यू है Q2, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में लगेगा फोर्स, मे बी इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज किस तरीके का है उसी पर डिपेंड करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है। क्लियर है? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कूलम क्या कहता है कि यार दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रोडक्ट होगा। सपोज एक चार्ज है 5 कूलम, दूसरा है 10 कूलम, अब दोनों का चार्जेस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो चार्जेस का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ेगा, तो फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा उसका फोर्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इसका है कि ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब ये दो चार्ज है, दोनों के बीच में एक दूरी है ना, डिस्टेंस, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस दूरी बढ़ेगा उतना ही इन दोनों के बीच में फोर्स कम हो जाएगा, यानी ये जितना नज़दीक आएंगे तो उतना ही फोर्स क्या है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, यानी देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही कम फोर्स, और जितना कम डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा फोर्स। तो ये एक इन्वर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइंड करा जाता है, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइंड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो कंबाइंड करने पे क्या होता है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे हम लोग तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है चार्ज के, मतलब पॉजिटिव रिलेशन, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है? ये सब चीज़ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग कह लें कि ये अपना फॉर्मूला आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब हम लोग को पता है कि जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग चेंज करते हैं, बदल देते हैं किस में, इक्वल में, तो जब भी इसको इक्वल के साइन में बदलते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ता है, और ये जो कांस्टेंट होता है उसी को k कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये k हो गया Q1 Q2 बाई r²। तो ये एक कूलम का फॉर्मूला है, कह सकते हैं कूलम फोर्स यही है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर ले कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। थोड़ा सा और देख लें यहाँ पे जो k है, ये k है क्या, ये तो सबको पता ही होगा,
तो ये जो K है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये K है मतलब कांस्टेंट है तो इसका कुछ वैल्यू होगा, तो इस K का जो वैल्यू होता है तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हम लोग मीडियम एयर के लिए लिख रहे हैं। जब मीडियम क्या होगा, एयर होगा, तो K का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसका एक और वैल्यू कह सकते हैं आप, दैट इज 9 × 10⁻⁹ ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा K का, अगर यहाँ से देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, इसका K का वैल्यू है। अब अगर हम लोग K का वैल्यू यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, मतलब इसका जो फोर्स का फॉर्मूला था इसमें अगर हम लोग K का वैल्यू को पुट कर दें, K के जगह पे इतना लिख दें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है जो बहुत पॉपुलर है, आपको पता होगा, K के जगह पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला क्या है ना, ये भी एक कूलम का फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोग K के जगह पे क्या लिख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे। ठीक, क्लियर है इधर। चलिए थोड़ा सा आगे देखें, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कूलम का दो फॉर्मूला लिखे ना हम लोग, एक है फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दूसरा हम लोग लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये K का ही वैल्यू था इसलिए लिख दिए। यहाँ पे ये क्या है, तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एयर कह सकते हैं। यानी जब हवा, यहाँ पे एयर में, वैक्यूम में या फिर स्पेस में दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला फोर्स होगा, तो उस समय जो ये कांस्टेंट है इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर मीडियम एयर। लेकिन ये भी एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी एक नंबर है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट होगा जस्ट अपोजिट ऑफ K, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स इधर हो जाएगा, तो इस केस के लिए आप लिखिएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है, तो कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़े अभी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें हैं, आज हम लोग बेसिक स्टार्ट किए, बाद में सारी चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे और सारे इसके जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को वो कवर करेंगे। क्लियर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, यानी यहाँ तक अभी हम लोग क्या लिखे, कूलम्स लॉ देखें। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, जैसे कि आप लोग कूलम्स लॉ कह सकते हो, ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसी के फोर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, अब ये कूलम्स क्या है, फोर्स है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़े हैं हम लोग। तो वेक्टर फॉर्म यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो कूलम है ये तो फोर्स है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स तो फोर्स जो है वो तो वेक्टर होता है, यानी फोर्स में तो दोनों चीज़ होना चाहिए। वेक्टर मतलब इस पर एक एरो, दोनों चीज़ मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब इसके वैल्यू को, यानी इसका नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या दे देते हैं, एक R कैप दे सकते हैं या N कैप दे सकते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस साइड है। क्लियर? हालांकि पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी इसको दिखा सकते हैं हम लोग, जैसे दो चार्जेस हैं, एक है Q1
एक है Q2, इसका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट विल बी R1 एंड दिस विल बी द R2। ठीक, तो अगर हम लोग इसका फोर्स लिखें कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, Q1 भी इस पे फोर्स लगा रहा और Q2 भी इस पे फोर्स लगा रहा, ठीक, तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम लोग लिख लें F12 यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 जो है ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक, तो इसका इस तरीके से F12 से डिनोट कर देंगे। तो F12 बराबर होगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये होगा कि Q1 Q2 बाई R² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर कुछ हम लोग लिख देंगे जो कि होगा आपका R21 और इस तरीके से कैप, ठीक, इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू को लिख सकते हैं। R यहाँ पे लिखे, आप चाहें तो इसको भी चेंज करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो। मेनली हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो वेक्टर है, ये जो फोर्स है वो क्या होता है आपका, एक तरीके से वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर कूलम्स लॉ का ये समरीज कहते हैं हम लोग, ये चीज़ें होती, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं ना, ग्रेविटेशन में हम लोग क्या पढ़े कि दो मास बॉडीज़ है, मासेस बॉडीज़ हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, दैट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्स, दैट विल बी अट्रैक्टिव ओनली। बट अगर हम लोग कूलम्स में बात कर लें तो दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और ये फोर्सेस किसके बीच में लगते हैं, तो चार्जेस के बीच में लगते हैं, मतलब दो चार्ज बॉडीज़ है तो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स, इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। अभी के लिए बस एक हम सिलेबस बताना चाह रहे थे कि क्या क्या चीज़ हम लोग करना चाहेंगे, करेंगे आगे के सेशन में। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अपना बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े तो सब लोग हैं, सब कुछ सारी चीज़ों को आप लोग पढ़े हो, बस एक बार सबको हम लोग रिविज़न ले लेंगे और उसके बाद सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा, हो सकता है एक बहुत बड़े सेशन का MCQ कराएंगे इस तरीके से। तो टाइम टू टाइम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके आएंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट डील करेंगे, चीज़ों को याद करेंगे हम लोग, रिवाइज करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए थैंक यू। आगे के सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।